नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मेरी क्लास। यानी कि हमने पिछली वीडियो में यह जानने का प्रयास किया था कि आखिर अंग्रेजों की जो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट थी उसमें उन्होंने कौन कौन से प्रावधान को लाया था। साथ ही जब अंग्रेजों को लगा कि हमारी शासन कमजोर पड़ रही है, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो हमने जारी किया था उसकी अब नींव कमजोर हो गई है, तो अंग्रेजों ने एक अपना अलग नियम लगा दिया। यानी कि एक अलग से नियम उन्होंने लाया और उसको नाम दिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जी हाँ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट को उन्होंने 1781 में लाया था। यानी कि 1773 में जब अंग्रेज ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया तो उनको लगा कि नहीं, अब हमारी शासन कमजोर पड़ रही है, तो शासन को बरकरार रखने के लिए एक अलग से नियम जारी करते हैं और उसको नाम देते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस नियम को यानी कि इस अधिनियम को लाया गया था 1781 ईस्वी में। तो कई बार आप लोग के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते भी हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था, तो 1781 में। अब इस अधिनियम में अंग्रेजों ने यह बोला कि जो भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट में हम ये जारी करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट की जितनी भी कमियां थी, ध्यान से समझिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट की जितनी भी कमियां थी कह सकते हैं, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस अधिनियम को यानी कि इस एक्ट को लाया गया था 1781 ईस्वी में। यानी कि आप कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने वाले एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, जो कि 1781 में अंग्रेजों ने इसको लाया था। और साथ ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट में यह भी अंग्रेजों ने कहा कि जो भी कलकत्ता की सरकार है, कलकत्ता की सरकार को बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लिए एक अलग से नियम बनाना है। ध्यान से समझिएगा कि जो भी कलकत्ता की सरकार है, यानी कि उस टाइम पे कलकत्ता के सरकार थे वारेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे कह सकते हैं। और गवर्नर जनरल नाम कैसे पड़ा, तो सबसे पहले हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट में जाना था कि बंगाल के शासन को यानी कि शासनाधिकारी को पहले गवर्नर के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1773 में जब यह अधिनियम आया रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान बंगाल के गवर्नर का नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया और 1773 से ही वो शासन वहाँ पे कर रहे थे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल अगर हम बात करें कौन थे उस टाइम पे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और उन्होंने ही वह कि उनको ही कहा गया था कि आप तो कलकत्ता को संभालते हैं, लेकिन एक अपना एक अलग नियम बनाइए जिससे कि हम लोग बिहार और उड़ीसा के साथ साथ पूरे बंगाल को भी कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझिएगा आप लोग कि कलकत्ता में जिसकी भी सरकार थी, ऐसा नहीं है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे तो उन्हीं के माने उन्हीं को यह काम सौंपा गया था। जिसकी भी कलकत्ता में सरकार थी उसको बोला गया था कि जो भी सरकार है यहाँ पे, लेकिन वह एक ऐसा नियम बनाए जिससे कि हम बिहार और उड़ीसा के साथ साथ पूरे बंगाल को भी कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि पूरे बंगाल पर निगरानी आसानी से रख सकते हैं। तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल पर निगरानी रखने के लिए यानी कि उस पर अपनी सत्ता को जमाए रखने के लिए विधि बनाया गया, यानी कि सरकार को बनाया गया। यह किसके द्वारा बनाया गया था, तो कलकत्ता की सरकार के द्वारा। बिहार, उड़ीसा और बंगाल में विधि किस नियम के द्वारा बनाया गया था, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लिए विधि कब बनाई गई थी, तो 1781 में। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई फाई है और एकदम छोटी भी चीज़ें आप लोगों को याद करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो सब बातों को आप लोग यहाँ पे कैप्चर कीजिए। अगर आप लोगों से ईस्वी पूछेगा कि विधि कब बनाई गई थी, तो 1781 में। ठीक है, किस अधिनियम के तहत एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसने बनाया था, कलकत्ता की सरकार ने। ठीक है, इतना क्लियर हो गई। अब देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में अंग्रेजों ने इतना तो कर दिया, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं डर था कि हमारी शासन कमजोर न पड़ जाए। और शासन को बरकरार रखने के लिए अंग्रेजों ने एक अपना अलग नियम लाया और उस नियम को नाम दिया पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट को अंग्रेजों ने 1784 में लाया। देखिए, 1781 के 3 सालों के बाद यानी कि 1784 में एक अलग नियम ला दिया। बोले तो आप लोगों को हम डे 1 से ही बता रहे हैं कि जब जब अंग्रेजों को लगा कि हमारी शासन कमजोर पड़ रही है, तब तब उन्होंने एक अपना अलग नियम ला दिया। और इस नियम के तहत के चलते ही अंग्रेजों ने भारत पर बहुत समय तक राज किए हैं। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अंग्रेजों ने यह बोला कि अब भारत में
जैसा होगा वैसा ही रहेगा, लेकिन अब कुछ बदलाव करते हैं। बदलाव क्या किए कि भारत में दोहरे प्रशासन की आरंभ कर दी। दोहरे प्रशासन में अंग्रेजों ने यह बोला कि भारत में 2 संस्था बनाई जाए। कितनी? भारत में 2 संस्था बनाई जाए, और इस संस्था के बनते ही जितने भी व्यापारिक मामले थे वह कोई और देखेगा, और जितने भी राजनीतिक मामले थे वह कोई और देखेगा। यानी कि व्यापारिक मामलों के लिए अंग्रेजों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक संस्था बनाई, और राजनीतिक मामलों के लिए अंग्रेजों ने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एक अलग संस्था बनाई। यानी कि दोनों ही मामलों के लिए अंग्रेजों ने अलग अलग संस्था बनाई थी। और अंग्रेजों ने पिट्स इंडिया एक्ट में यह भी कहा था कि जितने भी पदाधिकारी हैं और उनको जिस काम के लिए चुना जा रहा है वह उसी काम पर फोकस करेंगे। सपोज कोई शिक्षा मंत्री है तो वह केवल पढ़ाई के थ्रू ही अपना कोई भी राय, कोई भी सलाह, कोई भी फैसले ले सकता है। कोई व्यापारी है तो केवल बिजनेस माने कि व्यापारी के तौर पे ही अपना कोई भी फैसला वहाँ पे या फिर कोई भी सलाह वहाँ पे ले सकता है। ठीक है। अब कोई डॉक्टर है तो केवल वह इलाज के थ्रू ही अपना कोई काम करेगा। यानी कि सभी विभाग के लिए एक अलग से पदाधिकारी नियुक्त होते थे, और उन पदाधिकारियों का काम था केवल उसी काम पे फोकस करेंगे। ठीक है। यह पिट्स इंडिया एक्ट में बात कही गई थी। लेकिन फिर भी देखिए, कोई भी अधिनियम आया है, कोई भी कानून अंग्रेजों ने जब भारत में लाया है तो उसमें बहुत सारे प्रावधान अंग्रेजों ने लागू किया है और वहाँ पे जारी भी किया है। लेकिन आप लोगों को पढ़ना वही है जो कि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में बहुत सारे यहाँ पे बोर्ड बने थे, लेकिन उन बोर्डों में कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं केवल आप लोगों को यही पढ़ने हैं। समझ में आ गई? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि राजनीतिक मामलों के लिए, ये बहुत ही जरूरी है। और भारत में दोहरे प्रशासन का अभाव किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट। कब? 1784 में। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ दिया कि भारत में केंद्रीय प्रशासन, ध्यान से समझिएगा, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव कब रखी गई थी? तो 1773 में। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है। हमने पिछली वीडियो में इसको कवर किया हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में कौन कौन से प्रावधान लाए। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में कलकत्ता में। उसके 4 मेंबर थे, सर एलिजा इम्पे, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड, जो कि चारों में सबसे जो प्रमुख था वह मुख्य था सर एलिजा इम्पे। और साथ ही कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों के लिए मान्यता भी मिली। किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही, जो कि अंग्रेजों का उठाया गया यह पहला कदम था, यह पहली नियम थी। इस नियम के बाद कौन आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर पिट्स इंडिया एक्ट के बाद अंग्रेजों ने एक अपना अलग नियम लाया, चार्टर अधिनियम। देखिए, जो भी नियम कानून इंग्लैंड से बन करके भारत में आते थे उस अधिनियम को हम लोग चार्टर अधिनियम कहते हैं। ठीक है। जो भी नियम कानून भारतीयों के लिए अंग्रेजों ने अपने देश से बना करके लाया था उसको हम लोग चार्टर अधिनियम कहते हैं। और जो भी जैसे अंग्रेजों को लगा कि नहीं, भारतीय हमारी नियम के अकॉर्डिंग नहीं टिक पा रहे हैं, यहाँ पे हम जो अधिनियम ला रहे हैं उसमें भारतीयों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो रही है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा फायदे हो रही है। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत में रह करके भारतीयों का अध्ययन करके भारत के लोगों से मिलजुल कर ही एक नियम लाया। यानी कि जो देश में ही नियम बनाई गई थी उसको भारत शासन अधिनियम, और जो अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी उसको चार्टर अधिनियम कहा जाता है। ठीक है। अब चार्टर अधिनियम को सबसे पहले 1793 को लाया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि चार्टर अधिनियम को सबसे पहले कब और कहाँ से लाई गई थी? तो इंग्लैंड से लाया गया था ना। और कब लाया गया था? तो 1793 में। यानी कि इस अधिनियम में क्या किया गया था कि जितने भी बोर्ड के सदस्य थे, देखिए बोर्ड की स्थापना हुई है पिट्स इंडिया एक्ट में, लेकिन चार्टर अधिनियम में यह कहा गया था कि जितने भी बोर्ड के सदस्य हैं और जितने भी बोर्ड के कर्मचारी हैं, यानी कि जितने भी बोर्ड में मेंबर रहेंगे और जितने भी बोर्ड में काम करेंगे, उन सभी को जो महीने मिलेंगे, जो तनख्वाह मिलेंगे, जो सैलरी मिलेगी, वह भारत के पैसे से मिलेगी। यानी कि भारतीय राजस्व में से ही उनको महीने दिए जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। चार्टर अधिनियम में यह कहा गया कि जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जो कि बोर्ड के सदस्य हैं और बोर्ड के कर्मचारी हैं, उनको जो महीना दिया जाएगा वह भारत के पैसे से ही उनको महीना दी जाएगी। यानी कि भारत के
राजस्व में से ही उनको पैसे दिए जाएंगे। और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी है यहाँ से कि बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों को महीने किस अधिनियम के तहत भारतीय राजस्व में से देने का प्रावधान जारी किया गया? तो चार्टर अधिनियम 1793 के तहत। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना तो हो गया, लेकिन उनकी जो यह अधिनियम थी वह कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगी। यानी कि अंग्रेजों को लगा कि नहीं, हमारी शासन अब कमजोर पड़ रही है, तो शासन को बरकरार रखने के लिए, शासन को दबदबा बनाने के लिए अंग्रेजों ने एक अपना और नियम लाया अपने देश से बना करके, और उस अधिनियम को ही हम लोग चार्टर अधिनियम कहते हैं, जो अधिनियम इंग्लैंड से बन करके भारत में आते थे। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लैंड से बन करके भारत में आने वाले अधिनियम चार्टर अधिनियम 1793 में। लेकिन फिर इस अधिनियम के तहत एक और अधिनियम आया, चार्टर अधिनियम 1813 में। और अंग्रेजों ने जब भी उनको लगा कि नहीं, भारत की शासन यानी कि भारत में हमारी शासन कमजोर पड़ रही है, देखिए ये बात बहुत ही ध्यान में अपने माइंड में लेकर के चलिएगा, तभी आप लोगों को ये पूरे याद रहेंगे। ठीक है, कि जब जब अंग्रेजों को लगा है कि हमारी शासन कमजोर पड़ रही है, तो शासन को बरकरार रखने के लिए, शासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए उन्होंने एक अपना अलग नियम लाया, ताकि पहले नियम से थोड़ा सा मजबूत हो, ताकतवर हो। तो चार्टर अधिनियम में क्या होता था कि बोर्ड के सदस्यों को जो भी, या फिर बोर्ड के कर्मचारियों को जो भी वेतन दिया जाता था वह भारतीय राजस्व में से ही दिया जाता था। लेकिन यह कभी कहीं ना कहीं इनकी नियम में कहीं ना कहीं जैसे लचीलापन आ गया, तो उस लचीलेपन को दूर करने के लिए फिर से एक अधिनियम आई, चार्टर अधिनियम 1813 में। और 1813 वाले अधिनियम में यह बोला गया कि जो कंपनी का अधिकार है, समझिएगा, जो कंपनी का अधिकार है वह अगले 20 वर्षों तक रहेगा। जो कंपनी का अधिकार है वह अगले 20 वर्षों तक रहेगा। ठीक है, यानी कि 20 वर्षों तक कंपनी का अधिकार रहेगा, और 20 वर्ष के बाद जब कंपनी का अधिकार हटा तो फिर से एक नया नियम, मैंने बहुत नियम लाया है, ये सब बहुत नियम आप लोग पकड़ा जाएगा पढ़ते पढ़ते, इतना नियम ये सब लेकर के आया है। देखिए, चार्टर अधिनियम में पहला यह कहा गया कि जो भी कंपनियां हैं उस कंपनियों के जो अधिकार रहेंगे वह अगले 20 वर्षों तक रहेंगे। यानी कि 1813 में यह अधिनियम आया, तो अगले 20 वर्ष यानी कि 1833 में कह सकते हैं। यानी कि 1833 में एक और नियम अंग्रेजों ने लाया है। लेकिन इस अधिनियम में अभी और बातों को कहा गया, आइए हम उसको समझते हैं। चलिए आइए अब समझते हैं कि आखिर 1813 में अंग्रेजों ने जो अधिनियम लाए थे, जिसका नाम था चार्टर अधिनियम 1813, उस अधिनियम के तहत उन्होंने कौन कौन से प्रावधान भारत में लाए। ठीक है, उन्होंने जो सबसे पहला काम किया कि जो भी कंपनी के अधिकार थे, कंपनी के अधिकार को अगले 20 वर्ष यानी कि 13 में यह नियम आया था, 1813 में यह इस अधिनियम को लाया गया था, और इस अधिनियम को 13 में लाया गया। लेकिन 13 में लाने के बाद ये अंग्रेजों ने बोला भारतीयों से कि कंपनी के अधिकार जो हैं उसको अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। जैसे कंपनी अगले 20 वर्षों तक यानी कि 1833 तक भारत पर यहाँ पे अपना भारत पर शासन कर सकती है, इस बात को बढ़ा दिया गया अगले 20 वर्षों तक 13 के अधिनियम के तहत। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा बताइए, चार्टर अधिनियम आखिर कहते किसे हैं? तो चार्टर अधिनियम उस अधिनियम को कहा जाता है जब कोई अधिनियम इंग्लैंड से बन करके सीधे भारत में आए। जैसे समझ में आ गई, जो अधिनियम इंग्लैंड से बन करके सीधे भारत में आता था उस अधिनियम को चार्टर अधिनियम कहा गया। और सबसे पहले भारत में चार्टर अधिनियम को 1793 में लाया गया था। कब? 1793 में। और 1793 में जब लाया गया तो इस अधिनियम में यह बोला गया कि जो बोर्ड के मेंबर हैं और जो बोर्ड के कर्मचारी हैं यानी कि जो वर्कर्स हैं, उनको जो महीने मिलेंगे वो भारत के पैसे से दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि भारतीय राजस्व में से उनको महीने तनख्वाह, सैलरी जो भी है उनको दिया जाएगा। और उस अधिनियम के बाद आया ये 1813 वाला अधिनियम। और इस अधिनियम में अंग्रेजों ने ये बोला कि आखिर जो कंपनी के अधिकार हैं वो अगले 20 वर्षों तक और रहेंगे। ये तो इसकी पहली प्रावधान, इसमें जो नियम में दर्शाया गया यह पहला इन लोगों का कार्य है। साथ ही
जो कंपनी भारत में है, यानी कि जो कंपनी भारत के साथ व्यापार करती थी, सपोज जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आया हुआ है और हमसे ही बात नहीं कर रहा है, तो फिर उसके आने का, हमारे घर में रहने से फायदा क्या है बताइए? तो कुछ फायदा नहीं है, जैसे आए हैं वैसे निकल जाइए, सीधा बात यहाँ पे ऐसे था। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। जो कंपनी उन्होंने भारत में लेकर के आई थी, वह कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती है, उन्होंने इस अधिकार को छीन लिया। समझ में आ गई? जो कंपनी भारत में आई हुई है, यानी कि भारत कंपनी का भारत के साथ अधिकार छीन लिया गया। जो कंपनी भारत में आई थी, वह कंपनी भारत से व्यापार नहीं कर सकती है, लेकिन भारत में ही रहेगी। ये कहाँ का नियम है भैया? वह नियम अंग्रेजों ने लाया था भारत में, ठीक है। और छीनने के बाद देखिए, इसका व्यापार केवल भारत के साथ छीना गया है, लेकिन चीन के साथ और बाकी पूर्वी देश का मतलब जैसे बांग्लादेश हो गया ना, और उधर म्यांमार, इंडोनेशिया ना, उधर जितने भी देश हैं जो कि पूरब साइड में आते हैं। सपोज पूर्वी देशों में आप लोग वहाँ पे कह सकते हैं जापान हो गया ना, चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उन सब देशों से यहाँ पे जो कंपनी के अधिकार हैं वो व्यापार करेगी, लेकिन भारत में रहेगी कंपनी और भारत के साथ ही व्यापार नहीं करेगी। ऐसा अंग्रेजों ने नियम लाया है। बहुत अत्याचार किए हैं भारतीय में भैया, बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए तो उसको उनको मार करके भगाना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और साथ ही जो भी अलग देश थे, जो चीन थे, पूर्वी देश, जापान, मालदीव ना, मालदीव तो दक्षिण में आ गया, जापान, बांग्लादेश ना, उधर म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, जितने भी देश थे, रूस, चीन, वे सब के साथ व्यापार करेगी कंपनी, लेकिन भारत की में रहेगी कंपनी और भारत का व्यापार नहीं करेगी। ऐसा उनका प्रावधान था, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए अगला है हमारा कि इस अधिनियम में यह कहा गया कि जितने भी ब्रिटेन के नागरिक हैं, जितने भी ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के नागरिक हैं, उन सभी नागरिक को यह कहा गया कि वे सभी भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। समझ में आ गई? ये बहुत जरूरी फंडा है। सबसे पहले जो अधिनियम आया 1813 में, चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम का जो पहला प्रावधान था कि कंपनी के अधिकार को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, लेकिन अगले 20 वर्षों तक कंपनी भारत से व्यापार नहीं कर सकती है। फिर भी अगले 20 वर्षों तक कंपनी चीन और बाकी और पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती है। यह चार्टर अधिनियम में बताया गया। और चार्टर अधिनियम में यह भी बताया गया कि जितने भी ब्रिटेन के नागरिक हैं, क्या जितने भी ब्रिटेन के नागरिक हैं, वे सभी भारत में आकर के व्यापार कर सकते हैं, उन पे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो कंपनी भारत में है वह भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी। यह किस अधिनियम में कहा गया? तो चार्टर अधिनियम 1813 में। जो कंपनी भारत में है लेकिन भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी, बाकी अन्य देश और पूर्वी देशों से व्यापार करेगी, यह किस अधिनियम में? चार्टर अधिनियम में। सभी ब्रिटेन के नागरिक भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, यह किस अधिनियम में? तो चार्टर अधिनियम में। और ईसाई धर्म के जितने भी पादरी थे, ईसाई धर्म के जितने भी पादरी थे, उन सभी को भारत में आने का यहाँ पे ना छूट दे दी गई चार्टर अधिनियम के द्वारा 1813 में। यानी कि 1813 से पहले भारत में ईसाई पादरी नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, ईसाई पादरी उसे कहते हैं जैसे भारत में हिंदू धर्म में क्या है कि हिंदू धर्म में साधुओं को बोलते हैं माने साधु जी, जैसे जो प्रमुख जो पूजा पाठ कराते हैं। तो ईसाई धर्म में पूजा पाठ कराने वाले को, ईसाई धर्म में पूजा पाठ कराने वाले को हम लोग बोलते हैं पादरी, यानी कि ईसाई पादरी। और वे सब भारत में इस ईस्वी से पहले नहीं थे, और 1813 के इस अधिनियम के बाद वे सभी भारत में आ गए। जब कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्ष हो गया तो 1833 में अंग्रेजों ने और एक नियम ला दिया, और उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।